नमस्कार दोस्तों, जय महाराष्ट्र। जागो इंडिया जागो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ छोटी मोटी जानकारियाँ जो कमेंट्स आते रहते हैं, उस चीज़ को पहले समझिए। कुछ चीज़ें ऐसी होती जिसमें बदलाव नहीं होता है, वो चीज़ को भी आपको समझना चाहिए। अभी मुझे एक कमेंट आया था, शायद मेरे ख्याल से सुरेंद्र सिंह जी का था। उन्होंने कहा कि आप जो एनेक्शन 2 में पात्रता होती है, सप्लीमेंट्री निकलती है, उसको एनेक्शन 2 में समाविष्ट करने के लिए आप बात करिए। सर, पहले बात करते हैं हम एनेक्शन 2 की और फिर बात करेंगे हम सप्लीमेंट्री की। पहले हम समझते हैं एनेक्शन 2 क्या है और सप्लीमेंट्री क्या है। तो एनेक्शन 2, जब एनेक्शन 2 बनता है तो सबसे पहले उसका ड्राफ्ट एनेक्शन 2 बनता है। ड्राफ्ट एनेक्शन 2 बनने के बाद जो कंपीटेंट अथॉरिटी है वो सोसाइटी को, और जो अपात्र लोग हैं या जिन्होंने डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किए, उनके नाम की लिस्ट जारी करती है और उन्हें एक हेयरिंग देती है, डेट देती है, एक दिन देती है कि इस दिन पे इतने समय पे आप आइए, आपके जो भी डॉक्यूमेंट है वो सबमिट कीजिए और उस पर सुनवाई होगी और आपका नाम दर्ज करके आपकी पात्रता डिसाइड की जाएगी। अब होता क्या है? होता ये है कि सोसाइटियों के पास जब ये चीज़ आती है, नोटिस आती है, तो सोसाइटी उस पर ज़रा भी उस नोटिस को अनदेखा कर देते हैं, कोई वहाँ जाता नहीं है। और कुछ सोसाइटी के खास लोग होते हैं, उनके डॉक्यूमेंट सबमिट कर दी जाती है और उनका नाम, उनकी पात्रता, ये दोनों क्लियरेंस किया जाता है। अब जो झोपड़ी धारक है, झोपड़ी धारक को तो पता ही नहीं है, झोपड़ी धारक को पता ही नहीं है कि भाई मेरा नाम, मैं अपात्र हूँ या पात्र हूँ, क्योंकि ड्राफ्ट एनेक्शन 2 जब होता है, बनाते हैं, तो वो पब्लिश नहीं किया जाता है। इसके कारण प्रॉब्लम्स ये होते हैं कि जो अपात्र झोपड़ी धारक है या जिनके नाम समाविष्ट नहीं है या जिन्होंने डॉक्यूमेंट नहीं सबमिट किए या जिनके घर बंद थे, इनको पता ही नहीं होता है और इसका फ़ायदा कमेटी के लोग उठाते हैं और उनको अवगत नहीं कराते। अब उसके अंदर क्या होता है, जब एनेक्शन 2 फाइनल हो जाता है तो उसका पब्लिकेशन होता है। रूल के हिसाब से पब्लिकेशन करना है, लेकिन ये डेवलपर्स वगैरह करते नहीं है, ना कमेटी उस पर ऑब्जेक्शन लेती है, ना डिपार्टमेंट ये चीज़ पूछते कि भैया ये पब्लिकेशन किया, उस पब्लिकेशन की कॉपी दीजिए। लेकिन रूल के हिसाब से एनेक्शन 2 में एक बार बनने के बाद कोई भी बदलाव नहीं होता है, ये पहले आप समझ लीजिए। जो ओरिजिनल एनेक्शन 2 है उसके अंदर कोई बदलाव नहीं हो सकता है, कारण वहाँ पे अगर कोई भी बदलाव किया गया तो एनेक्शन 2 आपका ओरिजिनल माना ही नहीं जाएगा। ओरिजिनल का मतलब ओरिजिनल होता है, वो जैसा बना है वैसा ही रहेगा। अब ड्राफ्ट एनेक्शन 2 के समय क्या होता है, मैं आपको थोड़ी चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ। कुछ कमेटी वाले बहुत से लोगों के नाम बदली कर देते हैं, कुछ कमेटी वाले, मैं सबकी बात नहीं करूँगा, नाम बदली कर देते हैं। अब नाम बदली कर दिए और दूसरे के नाम पे उनकी पात्रता हो जाती है। ये मैं यूं ही नहीं बोल रहा हूँ, इसका सबूत हमारे पास है, क्योंकि हमारे स्कीम में भी यही चीज़ हुई थी। मैं 2 लोगों की मैंने पात्रता करवाया था। अब प्रॉब्लम ये होता है कि डिपार्टमेंट इस चीज़ पे गौर नहीं करता, जबकि डिपार्टमेंट के पास अधिकार है कि भाई सर्वे करें, और सर्वे के समय जो व्यक्ति वहाँ पे उपस्थित है उसके नाम के डॉक्यूमेंट है तो उसका नाम उसमें समाविष्ट करें। अब कई जगह प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, दुकानदार है, अब समझो सर्वे के समय मालिक नहीं है, अब उसके जो एम्प्लॉयज़ है, जो वर्कर्स हैं, वो वहाँ पे हैं। अब ये कंपीटेंट अथॉरिटी क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट लगाएंगे मालिक के और नौकर का, जो वर्कर है, उनका नाम डाल के अपात्र कर देंगे। तो वहाँ पे भी ये अधिकारी, सक्षम प्राधिकारी द्वारा और कमेटी द्वारा
ये छल किया जा रहा है। अब मुझे एक बात बताइए कि आप जिस क्षेत्र में रहते हो वहाँ की कमेटी आपको नहीं पहचानती है आप कौन है, कि भाई ये दुकान का मालिक कौन है? तो उनको नाम डलवाना चाहिए ना कि भाई ये इनको वर्कर्स है, आप दुकानदार का नाम डालिए, इनकी डॉक्यूमेंट लीजिए और इनकी पात्रता डिसाइड कीजिए। और अगर कम ज़्यादा हो तो हम मकान मालिक से बात करें, जो दुकानदार है उनसे बात करेंगे मालिक से, और उसकी जो भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, अगर रिक्वायर्ड है कि अगर कि देखिए दुकानों के लिए ज़्यादा डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं होती है। दुकान के लिए गुमास्ता और एक लाइट बिल, ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। तो इस चीज़ को समझिए, जब एक बार ओरिजिनल एनेक्शन 2 बन गया तो उसमें कंप्लेंट अथॉरिटी कोई भी नाम का, इवन यहाँ पे सरनेम का करेक्शन है, नाम का करेक्शन है, वो भी नहीं कर सकती है। सुरेंद्र सिंह जी, ये बात को शाम आप समझिए। उसके लिए आपको सप्लीमेंट्री यानी पुरवनी एक एग्जिबिट तैयार करना पड़ता है कि भाई ये जो ओरिजिनल एनेक्शन 2 है उसके अंदर इस नाम की गड़बड़ी थी और उसके लिए ये चीज़ को सुधार के अब ये सप्लीमेंट्री एनेक्शन 2 पुरवनी परिशिष्ट 2 का को निर्गमित किया जाता है। तो वो एनेक्शन 2 जो आपका सप्लीमेंट्री है वो आपका वैलिड माना जाएगा और ओरिजिनल माना जाएगा। पहले इस बात को समझ लीजिए, सप्लीमेंट्री से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, जो काम आपका मूल जो ओरिजिनल एनेक्शन 2 कर रहा है वही सप्लीमेंट्री भी करेगा। अब सप्लीमेंट्री के विषय में सुनिए। सप्लीमेंट्री की एनेक्शन 2 जिसका भी निकला होगा, अगर बाई चांस उस SRA स्कीम में कोई प्रॉब्लम्स भी आ गई कि भैया एनेक्शन 2 में प्रॉब्लम्स है, एनेक्शन 2 रीवेरीफाई किया जाए, क्या रीवेरीफाई पुनर्पड़ताल किया जाए, तो उस समय जिसकी सप्लीमेंट्री निकली है उसकी पुनर्पड़ताल नहीं होगी। अब तो समझिए इस चीज को, क्योंकि जब आपका सप्लीमेंट्री इशू होती है उसके पहले आपका वेरिफिकेशन होने के, क्लियरेंस होने के बाद ही सप्लीमेंट्री एनेक्शन 2 में आपकी पात्रता डिसाइड की जाती है। आपका नाम का जो भी प्रॉब्लम्स है वो क्लियरेंस करने के बाद ही होता है। इसके लिए वहाँ पे सप्लीमेंट्री एनेक्शन 2 जिसका भी निकला है उसके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं कि ऑलरेडी वहाँ पे आपने देखा होगा सप्लीमेंट्री में लिखा जाता है कि इनका जो भी लाइट बिल है, इस लाइट बिल का वेरिफिकेशन डेट ये के हिसाब से इनकी पात्रता निश्चित की गई, या आपके वोटिंग कार्ड के आधार पे 1/2000 के वोटिंग जो आपके मतदार यादी के उतारा के आधार पे आपको पात्र किया जाएगा। तो वेरीफाई होने के बाद वो किया जाता है। अब देखिए वेरिफिकेशन के अंदर में मैंने बार बार बताया, वेरिफिकेशन में 2-3 डॉक्यूमेंट्स है जो वेरीफाई किए जाते हैं। पहला तो आपके लाइट बिल्स आपके वेरीफाई होते हैं, गुमास्ता लाइसेंस ये वेरीफाई होते हैं, या आपके सर्वे पावती हो तो वेरीफाई किया जाएगा। लेकिन सर्वे पावतियों का वेरिफिकेशन एक ढोंग है कि सरकार के नाकामयाबियों का पुलिंदा है, क्योंकि जब आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है ही नहीं तो आप वेरिफिकेशन कैसे कर रहे हैं? वेरिफिकेशन वो डॉक्यूमेंट बता रहा है कि जिस डॉक्यूमेंट को आप 10 साल के बाद भी अगर उसको वेरीफाई करें तो आपको पता चलेगा कि भैया ये कब से स्टेबलाइजमेंट है इसका। जैसे गुमास्ता हो गया, गुमास्ता आपका दिखाएगा कि भैया आपने इस डेट को निकाला था, आपका आज तक कंटिन्यूटी है, या आपने इस डेट को यहाँ पे आपने रद्द कर दिया था, उसके बाद आपने शुरुआत की है या नहीं की है, सब का रिपोर्ट आपको आएगा। उसी तरह लाइट बिल का भी रिपोर्ट आता है। लेकिन यहाँ पे होता ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो सर्वे पावतियाँ हैं उसका कहते हैं कि भैया आपके जो नंबर की पावती वो ट्रेस्ड आउट नहीं हो रही है। तो उसका कारण क्या है, ये कंप्लेंट अथॉरिटी को पूछना चाहिए आपको कि भाई आपके पास रिकॉर्ड है तो आपके यहाँ ट्रेस्ड आउट नहीं हो रही, मेरे पास तो ओरिजिनल पावती है। तो ओरिजिनल पावती को क्या मैं गलत समझूँ? क्या? ये चीज़ को आप समझिए। तो यहाँ पे सप्लीमेंट्री एनेक्शन 2 पूरा वेरीफाई होके निकलता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसका वापस से पुनर्पड़ताल नहीं होती है क्योंकि ऑलरेडी वो वेरीफाई होके आती है। तो इस चीज़ को समझिए।
अब सुरेंद्र सिंह जी ने एक और सवाल किया। मैंने उस समय क्या कहा, मेरा वीडियो आप देखिए सुरेंद्र सिंह जी, मैंने वहां पे सर्कुलर नहीं कहा। अब मैं पूरे मुद्दे पे आता हूं। पूरा मुद्दा ये है कि मैंने ये कहा था कि जब तक बिल्डर को ओसी नहीं मिले या बिल्डर आपको प्रॉपर्टी हैंडओवर नहीं करे, कन्वेंस नहीं करे, तब तक बिल्डर को आप बोलिए कि भैया मेंटेनेंस आप भरेंगे। ये कोई सर्कुलर नहीं है सुरेंद्र जी, ये आपके कंज्यूमर कोड के कई सारे ऑर्डर्स हैं। तो आप कंज्यूमर कोड के अंदर कोई वकील हो तो उससे पकड़ के ऑर्डर्स निकलवा लीजिए, आपको काम आएंगे उसके अंदर। जो आप कह रहे हैं मैं इसके खिलाफ लड़ रहा हूं, तो आपको काम आएंगे। दूसरी चीज, सर्कुलर्स ऑर्डर्स, ये दोनों भिन्न चीजें होती हैं, इसको भी आप समझिए कीजिए। सर्कुलर जो होता है वो कार्यान्वयन आदेश होता है, एक जीआर समझिए, एक जीआर समझिए। जो सर्कुलर गवर्नमेंट ऑर्डर्स ये सब एक जीआर की तरह होते हैं। और जो ऑर्डर्स कोर्ट के ऑर्डर्स होते हैं वो समझ लीजिए एक एक्ट बन जाते हैं, एक नियम बन जाते हैं। नियम तो सर्कुलर्स भी है, लेकिन हमारे देश में या कोई भी देश हो, कोर्ट को सबसे ऊपर माना गया है कि कोर्ट का ऑर्डर। अब कोर्ट का ऑर्डर ये भी समझ लीजिए कि अगर मुंबई हाई कोर्ट अगर एक ऑर्डर देती है तो पूरे देश को लागू होती है, लखनऊ हाई कोर्ट अगर ऑर्डर देती है तो पूरे देश को लागू होती है। तो इस चीज़ को आप समझिए। तो कंज्यूमर कोर्ट ने ऑर्डर्स दिए हैं, आप कंज्यूमर कोर्ट कोई वकील हो कंज्यूमर कोर्ट तो उसके पकड़िए, आपको ऑर्डर कॉपी मिल जाएगी। इसका बहुत सारे पब्लिकेशंस हुए पेपर वगैरह में, और ये एक्चुअल चीज़ है, क्योंकि वहाँ पे प्रॉब्लम्स ये है कि बिना ओसी के पहली बात तो अलॉटमेंट नहीं होने, प्रोविजन ही नहीं है, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था। इसलिए वीडियो ध्यान से सुनिए, मेरा कहना क्या है और मैं कह क्या रहा हूँ। अब दूसरी चीज़ पे आते हैं हम। यहाँ पे बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई हमको अलॉटमेंट दे दिया है, हमारी सोसाइटी रजिस्टर्ड नहीं है। सर बिना सोसाइटी रजिस्टर तो बिल्डिंग को अलॉटमेंट करने का राइट्स ही नहीं है, रूल ही नहीं है, ये रूल ही नहीं है। तो आप उस पर फाइट कीजिए ना कि भैया अलॉटमेंट कैसे दिया आपने। अब आपने सोसाइटी रजिस्टर्ड नहीं हुई है, अब अलॉटमेंट दे दिया, अब बताइए उसके अंदर आपको कितनी सारी तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। आप मेंटेनेंस निकालेंगे कैसे, मेंटेनेंस निकालेंगे कैसे। आपके बैंक अकाउंट चाहिए। तो ये चीज समझिए, सोसाइटी मस्ट बी रजिस्टर्ड बिफोर दी ओसी, इट इज द मैंडेटरी एंड इज द रूल। तो ये चीज को समझिए आप। अगर कोई डिपार्टमेंट, आप तो उसको कंप्लेंट फाइल कीजिए ना, आप कंप्लेंट फाइल कीजिए कि भैया हमारी सोसाइटी रजिस्टर्ड नहीं हुई, आपने अलॉटमेंट कैसे कर दिया। आपके पास चांस है, आप जाइए मल्होत्रा हाउस जाइए, आप एयर के पास कंप्लेंट फाइल कीजिए, वो सुनवाई नहीं करते, मल्होत्रा हाउस लेके जाइए, भैया क्या का यहाँ पे नियम चल रहे हैं। क्योंकि ये अधिकारी तो बिल्डर की बात कर रहे हैं, इनकी सिंपैथी तो आपके साथ नहीं बिल्डर के साथ में है। तो वो चीज़ को समझिए। और सोसाइटियों का रजिस्ट्रेशन मैंने बताया ना, LOII तभी आपको कोशिश करना है कि आपको सर्कुलर 57 के आधार पे सोसाइटी रजिस्टर्ड होना चाहिए। अगर आप लोग मेजोरिटी में लड़ेंगे आपकी सोसाइटी रजिस्टर्ड होगी। सोसाइटी रजिस्टर्ड होगी तो सोसाइटी का इलेक्शन होगा, इलेक्शन होने के बाद आप अपनी आपके मनपसंद की का कमेटी चुनिए, एकजुट होके, अलग अलग नहीं। अब हमारे एक भाई साहब हैं रोबोमन साहब, वो पूछते हैं कि सर इलेक्शन में जब लगेगा तो क्या फॉर्म भरना पड़ता है। सर फॉर्म नहीं भरना पड़ता है, जब इलेक्शंस होगा तो वहाँ पे आप कंटेस्ट करना चाहते हैं तो आपको नाम देना पड़ेगा। वहाँ पे जब असिस्टेंट रजिस्ट्रार वहाँ पे इलेक्शन डिक्लेयर करेगी ना तो 30 दिन का समय देगी आपको, क्योंकि उनके पास जो भी लिस्ट आएगी, जो भी आपकी यादी आ रही है मेंबरों की, आप उस यादी को देख के उस पर ऑब्जेक्शन लेने का अधिकार है आपको कि भाई ये यादी में आदमी पात्र नहीं, कहाँ से आ गया। ये सब चीज़ें करने के लिए आपको समय मिलेगा।
और आपके जितने कंटेस्टेंट वहाँ पे खड़े होंगे उनके भी नाम आपको डिक्लेयर किए जाएंगे, तो उनके खिलाफ भी यदि आपको ऑब्जेक्शन लें तो ऑब्जेक्शन ले सकते हैं। जैसे मैंने पिछली वीडियो में कहा कि जो भी इलेक्शन व्यक्ति लड़ रहा है उसको 2000 के बाद तीसरी संतान नहीं होनी चाहिए। ये रूल है, ये रूल है, तीसरी संतान नहीं होनी। अगर तीसरी संतान उसको है तो उसका इलेक्शन या किसी भी इलेक्शन में, मैं खाली सोसाइटी के इलेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी इलेक्शन में वो पार्ट नहीं ले सकता, उसको अधिकार ही नहीं है। क्योंकि अपना उसने अधिकार खो दिया है कि सरकार की नियति, अरे सरकार का नियम, सरकार की नीति, हम दो हमारे दो है। इसके लिए ये नियम लगाया गया है, जिस व्यक्ति के भी 2000 के बाद तीसरी संतान होगी तो वो आदमी इलेक्शन के लिए अनक्वालिफाइड होगा। ये खाली सोसाइटी नहीं, कोई भी इलेक्शन, चाहे बैंक का इलेक्शन हो, आपके महानगर पालिका का इलेक्शन हो, आपके एमपी का इलेक्शन हो, एमएलए का, वो अनक्वालिफाइड होगा। वहाँ पे उनको अधिकार नहीं है इलेक्शन लड़ने का। ये भारत देश की बात कर रहा हूँ कि आप समझ लीजिए। और कितने लोग इसके अंदर डिस्क्वालीफाइड हुए हैं, डिस्क्वालीफाइड हुए हैं। तो इस चीज़ को आप समझिए। जो भी आप क्वेश्चंस करते हैं पहले अपने मन में सोचिए कि ये क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, इसका उत्तर क्या होगा, इसका समाधान क्या होगा। पहले आप अपने मन में सोचिए, बाद में क्वेश्चन करिए। क्योंकि मैं जितने भी वीडियोस बनाता हूँ उसके अंदर हर चीज़ का मैं उत्तर समाधान देने के बाद ही बनाता हूँ। वीडियोस के अंदर मेरे पास जितना समय रहता है उस समय के अनुसार मैं उसके अंदर उसके अनुरूप में घुल के मैं वो जवाब निकाल के आपको देता हूँ। और उसके ऊपर आप कमेंट करते हैं तो एक बार वीडियोस को और देख लीजिए। क्या जाएगा आपका 20 मिनट का समय व्यर्थ गंवाएंगे सर। लेकिन आपके जो अननेसेसरी क्वेश्चन के ऊपर जो वीडियो बनेगी तो उसके ऊपर भी 20 मिनट जाने वाले हैं। तो पहले उस वीडियो को देखिए, उस वीडियो में कोई गलती है तो मुझे बताइए, मैं उस गलती को क्लियर करूँगा। अब हमारे एक भाई साहब हैं महेंद्र यादव जी, उन्होंने कमेंट किया है कि सर मैंने 2 बार कॉल किया, आपने कॉल नहीं उठाया। सर मैं दिन भर में 50 आदमी सर दर्शकों से बात करता हूँ, जो मेरे दर्शक नहीं हैं वो भी किसी ने किसी, अभी जैसे आप ही हैं, आपने किसी को नंबर दे दिया, वो मुझे कॉल करते हैं। मैं बात कर कर के परेशान हो जाता हूँ। कंटिन्यू बात करना तकलीफ़ होती है। उसके बाद मेरे निजी भी कार्य है सर, मेरी भी फैमिली है, बच्चे हैं, मेरी भी अपनी लड़ाई है। मैं ये चैनल कोई व्यापार करने के लिए नहीं खड़ा किया, मुझे कोई व्यापार नहीं करना इस चैनल से। मैं बस इतना चाहता हूँ कि जो भी जानकारियाँ इस सारे की जो हिडन है, हिडन मतलब जो गायब है, जो सामने दिख नहीं रही है, उस चीज़ को मैं आपके सामने लाऊं कि भैया ये चीज़ ऐसी है और वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। अब आप समझिए उस चीज़ को। आप मुझसे फ़ोन करके बात करके क्या करेंगे? आपके प्रॉब्लम्स बताएंगे ना, आप कमेंट कीजिए, मैं आपके प्रॉब्लम बताता हूँ आपको। और शायद फ़ोन पे मैं उतना अच्छा नहीं बताऊँ जितना मैं आपको वीडियो में बता दूंगा। कारण ये है कि हमारे यहाँ नेटवर्क का प्रॉब्लम है। जो भी दर्शक मुझे फ़ोन करते हैं वो इस चीज़ को मानेंगे, जो भी दर्शक फ़ोन करते हैं वो मुझे मानेंगे इस बात को कि हमारे यहाँ नेटवर्क का प्रॉब्लम है। बगल में बिल्डिंग है, नेटवर्क लगता ही नहीं है। कितने तो जो दर्शक आए थे उनके खुद के फ़ोन नहीं लग रहे थे वहाँ पे, तो वहाँ पे मुझे बड़ा लंबा जाना पड़ता है। अब समझिए मैं गांव में हूँ, क्योंकि ये जो सरकारी नीतियों की वजह से गांव बना दिया है, नेटवर्क का नामो निशान नहीं है। अब क्या कर सकते उसके लिए? अब ज़्यादा मैं पोर्टेबिलिटी करूँगा, दूसरा कंपनी का सिम लूँगा, तो इस चीज़ को समझिए, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा ये है कि आपका समाधान कैसे ढूंढे। कि दोस्तों एक चीज़ मैं समझा देता हूँ आपको, उस चीज़ को सुन लीजिए। जब तक आप कानून को बराबर समझेंगे नहीं ना, आपको कोई पूछेगा नहीं, कोई आपको समझेगा नहीं।
ये अलग बात है कि भाई मेरे यार दोस्त मुझसे मिलते हैं करते हैं, लेकिन यार दोस्तों में भी अपना रुतबा बड़ा होता है जब हम जानकार होते हैं उसी फील्ड के अंदर में। इसको आप समझिए। अब मुझे बताइए, बड़े जो धन्ना सेठ लोग हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक हैं, इनके ऊपर कोई कानून लागू नहीं होता है, गरीबों पे कानून लागू होता है। उनके हित के लिए जो कानून बनाए जाते हैं तो उस कानून को दबाया जाता है, लेकिन अमीरों के लिए कोई कानून ही नहीं है। क्या इस बात को मानते हैं आप? नहीं मानते। तो मुझे बताइए, आप गली में बैठ के पत्ते खेलेंगे तो पुलिस आके आपको फाइन मारती है, उठा के जेल में पुलिस स्टेशन लेके जाती है, और ये दुनिया भर के एडवर्टाइज चलते हैं, भैया फलाना रम्मी खेल लो इतने कमाए, ये इतना रम्मी खेल लो इतने। तो ये क्या है? ये जुआ नहीं है, ये जुआ नहीं है, ये जुआ है। और यहाँ पे सरकार उनको प्रोत्साहन दे रही है, लेकिन गली में बैठ के जो खेल रहे हैं, भैया गलत कर रहे हो तुम, जुआ खेल रहे हो। अरे ये कौन सी बात हुई भाई? कानून एक होना चाहिए, दोहरा मापदंड सरकार का नहीं होना चाहिए, कानून एक होना चाहिए। आज लोग मटका खेलते, चोरी से खेलते, ऑर्डर तो ऑनलाइन पे आता है, उनका जो भी रिजल्ट खुलता है ऑनलाइन होता है। तो बताइए मुझे चोरी कहाँ हो रही है? सब तो खुलेआम चल रहा है, बिना कानून के इनलीगल धंधे चल रहे हैं। तो क्या मुंबई पुलिस पे कार्रवाई कर रही है? क्या मुंबई पुलिस पे क्यों नहीं कार्रवाई कर रही? भैया नहीं, जुआ है वो, बंद करो। अरे भाई साहब, ऐड चल रहे हैं, ऐड चल रहे हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आके ऐड दे रहे हैं, भैया रम्मी खेलो ना। अरे देखिए वो फलाना आदमी 1 करोड़ रुपए जीत गया। भाई साहब, यही है कलयुग। ये प्रभु श्री कृष्ण जी ने ना, यदि शकुनी के पास जो पासे थे ना, उसको तोड़ दिए होते, जुआ ही खत्म हो जाता था, जुआ ही खत्म हो जाता था। देखिए उन्होंने समुद्र में डाल दिया, बहते बहते फिरा, फिर जुए चालू हो गए। और वही चीज़ सरकार ने मनाई की कि भैया नहीं, जुआ नहीं चलेगा, लेकिन जुए चल रहे हैं, बिना कानून के भी ऑनलाइन चल रहे हैं, हर व्यक्ति के मोबाइल में चल रहे हैं। और एक कंपनी नहीं है सर, अनेकों कंपनियां आ गई हैं, हर कंपनी के अपने अपने ब्रांड एम्बेसडर हैं, जो आके लोगों को उकसा रहे हैं कि भैया खेलिए ना, खेलिए, आपको तो बोनस दे रही है 16,000, जैसे ही डाउनलोड करो 16,000 रुपये मिलेगा आपको। तो ये है सरकार का दोहरा रवैया। अगर सरकार वाकई ईमानदार है तो बैंड लगाए इन लोगों पर, या फिर उनको भी छूट दे जो गली गली खेल रहे। देखिए समाज का क्या होता है, हर समाज के अंदर बर्बादी होगी, हर गली में बर्बादी मिलेगी। तो मजाक बना दिया कानून का इन लोगों ने, ऊपर से कहते हैं बड़ी अच्छी सरकार चल रहा है। वाह, ये ऐसी सरकार जुआ चला के, धन्य है दोस्तों। इसीलिए कहते हैं जब ऐसी चीज देखे समझना कलयुग आ गया। तो दोस्तों, विषय से थोड़ा हम भटक गए थे। विषय वही है, ये एग्जाम्पल मैंने दिया था, क्योंकि एग्जाम्पल बहुत जरूरी है। आप कितना भी लड़ लीजिए, आपको न्याय नहीं मिलता है, ना कोर्ट आपको मानता है, ना आपको डिपार्टमेंट मानता है, कोई नहीं मानता, जबकि कानून बना है, कानून बना है, फिर भी नहीं। अब मुझे बताइए, एक समय ऐसा आया था, आज से 2-2.5 महीना पहले, 2.5-3 महीने पहले, 4 महीने पहले, बहुत अच्छा समय आया था जब PIL नंबर 109 जिन्होंने धमाका कर दिया था मुंबई के अंदर, कि लगा अब क्रांति आएगी, किराए के मैटर में क्रांति आएगी। उसके ऊपर 210A का सर्कुलर बना, समझ रहे हैं, सर्कुलर 210 बना, फिर सर्कुलर 210A बना, नोडल ऑफिसर अपॉइंट किए गए। अब वही PIL के अंदर ये हम लगा के रखे थे कि शायद एक अच्छा आदेश आएगा, तो भाई वो PIL का पता ही नहीं चल रहा है, अभी तो कोई रिपोर्ट नहीं आ रही है, ना मीडिया में है, ना सोशल मीडिया पे है, कहीं नहीं है। कहाँ गई वो PIL नंबर 109? PIL नंबर 109 कहाँ है? क्यों इतना समय लगा भाई उसके अंदर? ये होता है आपके साथ, दबा दिया जाता है आपको, समझ रहे हैं?
तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको समझनी है, बारीकी से समझिए, बारीकी से समझिए। मैं रहूं नहीं रहूं, लेकिन ये जो मेरे वीडियोस हैं ना, ये लोगों को मार्गदर्शन करते रहेंगे। आप कितनी भी किताबें पढ़ लीजिए, लेकिन 100 अक्षर में 10 अक्षर आपको समझ में आएंगे। क्यों आज समझ में आएगी? वो याद रहेंगे आपके दिमाग में, हाँ ये 10 चीज़ें। कि पूरी किताब आपको नहीं याद रहेगी, लेकिन आप जब कोई पिक्चर देखेंगे, मैं ये नहीं बोलता कि फिल्मी पिक्चर, एक ज्ञान की पिक्चर, जैसे हम ये वीडियोस बना रहे हैं, तो आपके दिमाग में बैठेगा वो, क्योंकि आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो आपके दिमाग में फिट होते जा रहे हैं। अरे नहीं भाई, ये चीज़ ऐसी है, ये चीज़ ऐसी है, लेकिन पढ़ने के बाद आपको समझ नहीं आएगी। तो हम उस चीज़ को 50 बार पढ़ने के बाद, अभी ये जरूरी नहीं है कि मुझे आज नहीं पढ़ना पड़ता, मेरे दिमाग में मुझे पढ़ना पड़ता है। हाँ, ये श्योर होता हूँ कि भाई ये चीज़ है, ये चीज़ है, लेकिन पढ़ना पड़ता है ना मुझे भी। अभी जैसे हमारे बिल्डर ने 2 दिन पहले मुझे कहा कि सर कोर्ट का ऑर्डर है, अरे सॉरी, एक सर्कुलर है कि जिसके अंदर छोटी दुकानों को 15,000 मतलब रेसिडेंशियल का रेंट दिया जाएगा। बोला सर वो सर्कुलर नहीं है, वो आपके पर्सनल ऑर्डर्स हैं, आपके पर्सनल ऑर्डर है, जो आपने डिमांड किया था, कोर्ट ने एक्सेप्ट किया है, वो ऑर्डर्स है, वो आपको लागू होता है, आपकी हमारी सोसाइटी में लागू, दूसरों को लागू नहीं होता है। ये बात ध्यान रख लीजिए, क्योंकि उसने आपने रिक्वेस्ट किया था कि भाई छोटी दुकान को मैं इतना भाड़ा दूंगा, को वो इतना दूंगा। अब वहाँ सोसाइटी तो आपके फेवर में बैठी थी, मान्य कर ली। जो सोसाइटी जो आपके यहाँ पे काम कर रही थी, पगार ले रही थी, सोसाइटी का चेयरमैन अपात्र, सेक्रेटरी अपात्र, एक कमेटी मेंबर अपात्र, और कमेटी में अपात्र सोचिए, अपात्र जान जी, कमेटी मेंबर यहाँ पे भाजपा का वार्ड प्रेसिडेंट है भाई, अपात्र होके 8 साल कमेटी में बैठा है, वार्ड प्रेसिडेंट है भाजपा का, सोचिए। तो ये पद पे बैठे लोग, पद पे आसीन लोग ऐसा काम करेंगे तो आम जनता का क्या होगा? मैंने उनको वही बोला, सर सर्कुलर नहीं है, सर्कुलर होता तो मैं आपको बताता, सर्कुलर तो निकला ही नहीं, मुझे बताइए सर्कुलर कहाँ था, कहाँ सर्कुलर है? तो बोले नहीं नहीं नहीं, वो एक्चुअली ऑर्डर से। मिला, हाँ तो इस तरह बात कीजिए, सर्कुलर्स नहीं। उतना कॉन्फिडेंस रहता है मुझे कि ये चीज़ नहीं है। ठीक है, कंफर्मेशन के लिए ढूंढना पड़ता है, करता हूँ, आपको भी करना पड़ेगा। मैंने बोला इसका मतलब नहीं नहीं ठाकुर जी ने बोल दिया पत्थर की, लेकिन नहीं नहीं, मैं भी गलत हो सकता हूँ, कहीं बोलने में सर्कुलर नंबर्स भी गलत निकल सकते हैं, सर्कुलर नंबर्स भी गलत निकल सकते हैं। तो आप कंफर्म कीजिए, वेरीफाई कीजिए, लेकिन जो चीज़ उसके दी गई है वो तो बराबर रहेगी, सिर्फ नंबरिंग का फेल होगा, नंबरिंग का फ़र्क होगा। वैसे ज़्यादा फर्क तो नहीं आता, कभी काल ज़्यादा सर्कुलर रहते तो हो जाते, सिंगल में तो इतना प्रॉब्लम्स नहीं होते। तो सर इस चीज़ को समझिए, आप फ़ोन करके कुछ नहीं होता है, आपके जो कमेंट, जो प्रॉब्लम्स है आप कमेंट्स में लिखिए, मैं आपको रिप्लाई दूंगा ना, मैं हर व्यक्ति का रिप्लाई दूंगा। मैं जो छोटे कमेंट्स हैं मैं उनको ऑन द वे कमेंट्स कर देता हूँ कि भैया ये चीज़ ऐसी है। जो बड़े प्रॉब्लम है, जो लोगों को एक जन को समझाएं, सर सबको समझाऊं, तो मैंने उस पर वीडियो बनाता हूँ। तो आपके अगर ऐसे बड़ी प्रॉब्लम्स है तो वीडियोस बनाइए। और दोस्तों, जाते जाते वीडियो ख़त्म करने के पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ। अभी जो मेरी वीडियोस, पिछली वीडियो थी, उस वीडियो के अंदर में जो भी यहाँ पे मैटर चल रहे हैं सरकार के पास, उम्मीद है कि ये 1-1.5 महीने, 2 महीने के अंदर इसके ऑर्डर्स आ जाएंगे, हो सकता है और जल्दी भी आ जाए। तो जिसके भी घर खरीदी बिक्री की हुए है वो अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रखे। मैं अभी से आप लोगों को आगाह कर रहा हूँ कि उसके डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रख लीजिए, बाकायदा उसी तरह जो एनेक्सल 2 बनने के पहले जिन्होंने खरीदा, उसी तरह जो डॉक्यूमेंट्स है आपके पहले वाले के डॉक्यूमेंट्स, उनके सप्लीमेंट्री एनेक्सल 2 नहीं है तो सप्लीमेंट्री, सॉरी, वो जो आपके एनेक्सल 2 जो पहले वाले के नाम पे, झोपड़ी धारक के नाम पे, अगर वो एनेक्सल 2 की कॉपी आपके पास नहीं है तो सर्टिफाइड कॉपी निकाल के रखी, वो आपको काम देगी। ये भी बता रहा हूँ मैं, वो भी सर्टिफाई निकालिए, काम देगी आपको लाइफ टाइम तक। अब ये मत समझिए मेरा नाम ट्रांसफ़र हो गया तो इसकी वैल्यू नहीं, मूल होता है।
जड़ जड़ ही होती है, जड़ खत्म तो सब खत्म, ध्यान रखिएगा। इसके लिए उसको संभाल के रखिए, वो एंड तक आपको काम करेगा जब तक कि वो बिल्डिंग वहां तक खड़ी है। जिस दिन वो बिल्डिंग रीडेवलपमेंट गई, टूट गई, नए सिरे से लिस्ट बन गई, तो आपका उस दिन वो चीज़ खत्म हो जाएगी। लेकिन उसके लिए 30 साल जाएंगे, 50 साल जाएंगे, 100 साल जाएंगे, लेकिन तब तक वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप उसको निकाल के आपके दो डॉक्यूमेंट से प्रॉपर वे पे लगाइए। और नहीं समझेगा तो मैं कमेंट कीजिए, मैं उसके ऊपर एक वीडियोस बना दूंगा कि आपको कैसे क्या डॉक्यूमेंट्स सब ये करना है, अटैच करना है, उसकी फाइल बना के रखिए, ताकि जीआर आते ही जितना जल्दी हो सके पुटअप कीजिए। क्योंकि आपको मैं बता रहा हूँ, भीड़ लग जाएगी, भीड़ लग जाएगी। हर डिपार्टमेंट में कंपिटेंट अथॉरिटी जहाँ जाए भीड़ लग जाएगी। मैं अभी आपको भी समझा रहा हूँ। आप ये मत सोचिए खाली मेरी सोसाइटी, आपके क्षेत्र में कितनी सोसाइटी है वो सोचिए। तो रेडी रखिए, जैसे ही आपके वहाँ से आए फॉर्म, अब जोड़ पत्र, उसमें यही जोड़ पत्र भरने के बोलते हैं या 2024 में जो जीआर निकलेगा उसके हिसाब से भरने को, तो वो मैं आपको समझाऊंगा। हो सकेगा तो जीआर की कॉपी मुझे मिल जाए तो वो भी मैं रखूँगा, जिसको चाहिए व्हाट्सएप पे भेजूँगा मैं। जैसे मिलता है फटाफट फटाफट उसको लगा के तुरंत ना पुटअप करना चालू कीजिए। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो लंबी हो गई है, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन वीडियो देखिए और जुड़े रहिए जागो इंडिया जागो के साथ। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और विषय पे। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।